गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं विपिन सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक नए लेक्चर वीडियो के साथ अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग जो भी वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है अच्छे से देख रहे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बढ़िया से कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, बताना चाहूँगा कि आपको हमारे इस YouTube चैनल के प्लेटफॉर्म पर ठीक है हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स लगभग सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है और सभी यूट्यूब चैनल जितने भी हैं सबसे अच्छा यूट्यूब चैनल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए स्मार्ट स्टडी क्लासेज ही है। इसलिए सभी गाइस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और फॉरवर्ड करें। और एक इम्पॉर्टेंट बात, यह वीडियो सिर्फ यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, जितने भी यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड, उत्तर, जितने भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं किसी बोर्ड के हो, सबके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। इसलिए सभी लोग इससे जुड़े और भी वीडियो को साझा करें, लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब भी चैनल को करें अंत में। ठीक है गाइज, तो अब हम जो आज से हमारा पढ़ा सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी है और ये बायोलॉजी विषय कक्षा 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। और इसमें जो हम 5वां चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं बेटा, वंशागत का आणविक आधार पढ़ा रहे हैं। और इसी के अंतर्गत मैंने कल लास्ट वीडियो में आपसे डीएनए और आरएनए में डिफरेंस बताया था। दोस्तों एक बात जरूर बताना चाहेंगे, जो ये पेपर में डीएनए और आरएनए का अंतर वाला क्वेश्चन मैंने कल बताया, ये पेपर में पूछा जाता है। तो वीडियो में एक बात और कहना चाहेंगे कि जरूरी नहीं है कि कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं जो कि पेपर में नहीं आते लेकिन फिर भी उन्हें पढ़ना है। दोस्तों हमेशा ये मत सोचा करिए कि केवल पेपर वाली चीज़ें ही पढ़ेंगे, ठीक है, उसके अतिरिक्त भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सपोज करिए कल आपको पढ़ाना होगा, कल आप टीचर बनेंगे तो बच्चों को कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए उद्देश्य नहीं होना चाहिए सिर्फ यूपी बोर्ड ही पास करें, पास करिए, अच्छा नंबर लाइए, ठीक है। हमारा उद्देश्य है, हम लोग इसीलिए आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं कि बच्चे इस लॉकडाउन में घर पे बैठ के अच्छे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आपको आज उसी वीडियो के अंतर्गत, उसी टॉपिक के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे, आणविक जीव विज्ञान का मूलभूत सिद्धांत। आज का जो हमारा टॉपिक है आणविक जीव विज्ञान का मूलभूत सिद्धांत, इसे सेंट्रल डोगमा भी कहा जाता है इंग्लिश में, या हिंदी में भी सेंट्रल डोगमा कहा जाता है। तो ये है क्या, सबसे पहली बात यहाँ देखो कि ये जीव विज्ञान का एक ऐसा सिद्धांत है जो आणविक है। आणविक का मतलब होता है, जीव विज्ञान का मतलब होता है जीवों का अध्ययन करना अर्थात सजीव, ठीक है। और आणविक मतलब उसके अंदर जो अणु पाए जाते हैं। तो जो हम सजीव हैं हमारे अंदर बहुत सारे अणु हैं, बट यहाँ पर जो आणविक का सेंस है वो डीएनए से है, क्योंकि डीएनए ही क्या करता है, किसी भी जात के या किसी भी मनुष्य हो या कोई भी एनिमल हो, उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं, लक्षण होते हैं, अनुवांशिक रंग, रूप, आकार, लंबाई, चौड़ाई, बनावट, ये क्या होते हैं, डिसाइड करता है डीएनए। इसलिए सीधा सीधा ये समझिए कि इसमें हम थोड़ा डीएनए के बारे में थोड़े बहुत जानकारी प्राप्त करें, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है सेंट्रल डोगमा अर्थात आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत। तो बेटा कोशिका के केंद्रक में उपस्थित, कोशिका आपको पता है कि किसी भी जीवधारी के, अगर कोई भी जीव है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, जितने प्लांट हैं घास से लेकर के महुआ, आम, नीम, गुलर, जामुन तक, और एनिमल में चींटी से लेकर हाथी तक, बंदर से लेकर घोड़ा तक, जितने भी हैं सबके सब जीव हैं। और प्रत्येक जीव, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल, सबकी बॉडी की संरचना एक छोटे से इकाई से हुआ है जिसे हम कोशिका कहते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है। जैसे ये मकान आप देख रहे हो, ठीक है, जहां पर आप बैठे हो, इतना बड़ा मकान जो बना है ये देखा जाए तो दीवार से बनी है, लेकिन उससे भी छोटा अगर देखा जाए तो ईंट से बनी है। सबसे छोटी इकाई इस कमरे की क्या है, ईंट है। ईंट ईंट रखते गए तो क्या बन गई, दीवार, और दीवार बनाते गए तो एक मकान बन जाता है, और कई मकान बना दिए तो एक बिल्डिंग बन जाती है। उसी प्रकार से पूरी बॉडी क्या है, देखा जाए तो हार्ट, लीवर, किडनी, फेफड़े, इन सबसे मिलकर बनी है। लेकिन अगर सबसे छोटा बात की जाए तो कोशिका से बनी है, ठीक है। अर्थात जीवों की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कोशिका ही होती है, ठीक है। तो उसी की बात कर रहे हैं बेटा कि कोशिका के केंद्रक में, ये जैसे आपका कोशिका है, मान लीजिए सपोज करिए, तो यहाँ इसके बीच में केंद्र भाग में एक छोटा सा और भाग पाया जाता है जिसे हम केंद्रक कहते हैं, ठीक है। ये आप जान रहे होंगे। तो बोलो बेटा सेंट्रल डोगमा क्या है, कोशिका के केंद्रक में उपस्थित डीएनए से, ठीक है, कोशिका के केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, हमने पहले ही बता रखा है। तो कोशिका के केंद्रक में उपस्थित डीएनए से एमआरएनए, ठीक है, डीएनए से एमआरएनए मतलब मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, डीएनए से एमआरएनए, और आरएनए से प्रोटीन, आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया में, ठीक है, सूचना का संचार एक ओर से दूसरी ओर होता है, अर्थात डीएनए से आरएनए की तरफ होता है। तो इसे ही आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत कहा जाता है, अर्थात सेंट्रल डोगमा कहते हैं। और इस विचारधारा को क्रिक ने सबसे पहले क्या किया, प्रोड्यूस किया, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं। तो मतलब इसमें क्या कहना चाह रहा है
कि जो कोशिका के केंद्रक में डीएनए पाया जाता है उसी डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है और एमआरएनए जो होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये जो सूचना है कि डीएनए से एमआरएनए बनना है और एमआरएनए से प्रोटीन बनना है, ठीक है कि नहीं, इस सूचना का संचार, ठीक है, कैसे होता है, सिर्फ और सिर्फ वन डायरेक्शन होता है। डीएनए से आरएनए बनेगा, इधर जाएगा और इससे ये बनना है, ठीक है, क्या, प्रोटीन बनना है। तो ये मैसेज ऐसे होता है, वो रिवर्स नहीं होता। रिवर्स का मतलब प्रोटीन से आरएनए नहीं बनता है या आरएनए से डीएनए नहीं बनना है। समझ में आई बात नहीं। कोशिकाओं में भी ये मैसेज, ये सूचना होती है कि सिर्फ आपको क्या, यहाँ देखो मैंने बाई फिगर इसको समझाने का प्रयास किया बेटा। सेंट्रल डोग्मा का आरेखी निरूपण भी मैंने यहाँ पर किया, आरेख द्वारा समझाने का प्रयास किया है कि डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू एमआरएनए, ठीक है, बाय ट्रांसक्रिप्शन, अर्थात कोशिका के केंद्रक में डीएनए जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन क्रिया द्वारा, अनुलेखन द्वारा एमआरएनए में कन्वर्ट होता है और एमआरएनए, ठीक है, फिर से बाय ट्रांसलेशन, अनुवादन द्वारा प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन। अब यहां पर कह रहा है कि इस क्रिया का जो सूचना होता है एक ओर से दूसरी ओर होती है। इसका मतलब कि डीएनए से एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से प्रोटीन, ना कि प्रोटीन से एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से डीएनए, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है कि नहीं। तो सिर्फ क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन। जैसे आपको पता है, एक फिजिकली एग्जांपल लें अगर, तो दूध से दही बनेगा और दही से क्या निकलेगा, बोलो, घी निकलेगा। ऐसा नहीं है कि घी से दही बन जाएगा और दही से दूध बन जाएगा। क्या ऐसा होता है दोनों दिशा में? नहीं, सिर्फ यही होता है, दूध से दही बन जाएगा लेकिन दही से दूध नहीं बनेगा। वही चीज यहाँ की जा रहा है, एक दिशीय होता है, वन डायरेक्शनल होता है, अर्थात एक ओर से दूसरी ओर ही सूचना का संचार हो। कौन सूचना? डीएनए से एमआरएनए बनने की और एमआरएनए से प्रोटीन बनने की, ना कि प्रोटीन से एमआरएनए या एमआरएनए से डीएनए। ऐसा नहीं होता है गाइस। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा, अर्थात जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, सभी लोग नोट करें। तो नोट कर लिया होगा बेटा आप लोगों ने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। ठीक है, क्या हमारा हेडिंग है? आनुवांशिक कूट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आनुवांशिक कूट या आनुवांशिक कोड भी कहते हो। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना कोड, कोड की हिंदी कूट होती है। ठीक है कि नहीं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कोड का मतलब कूट होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के लिए, ये पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। आप आंसर उठा के भी 2-4 साल पिछला देखे तो वहाँ पे मिल जाएगा। तो आनुवांशिक कूट क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ पे मैं गाइस स्टार लगा देता हूँ। ठीक है, एक्सेस या स्टार का निशान बना दो, समझ लीजिए वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उस टॉपिक को अब विशेष तौर पर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आनुवांशिक कूट या कोड क्या होता है, इसे जेनेटिक कोड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डिफिनेशन क्या है, जीन के लिप्यंतरण द्वारा बने mRNA अणु में, ठीक है, उपस्थित त्रिगुणी संकेत या शब्द, यही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आनुवांशिक कूट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इस वर्ड को यहाँ पर देखना है। ठीक है, जीन के लिप्यंतरण द्वारा बने mRNA अणु में उपस्थित त्रिगुणी संकेत या शब्दों को कोडोन या आनुवांशिक कोड कहते हैं। ठीक है, ध्यान रहे ये कोडोन नाम से भी पूछ सकता है, आनुवांशिक कोड या कोडोन क्या है। राइट, तो मैंने क्या कहा कि बेटा जीन के लिप्यंतरण द्वारा बने mRNA अणु में उपस्थित त्रिगुणी संकेत शब्द को आनुवांशिक कोड कहते हैं। ठीक है, मतलब दिमाग में क्या रखना है कि जो mRNA होता है अर्थात मैसेंजर RNA होता है दोस्तों, RNA जो होता है, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये 3 प्रकार का होता है, tRNA, mRNA और rRNA, है ना, ये 3 प्रकार का होता है। T माने ट्रांसफर RNA, स्थानांतरण RNA, M माने मैसेंजर RNA, संदेशवाहक RNA और rRNA माने राइबोसोमल RNA अर्थात राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक अम्ल। 3 प्रकार के क्या होते हैं, RNA होते हैं। तो इसमें जीन के लिप्यंतरण जब होता है तो उससे mRNA जो बनता है, जिस mRNA का निर्माण होता है, इसी mRNA अणु में, ठीक है, 3 शब्द का क्या होता है, एक जोड़ा होता है, एक सेट होता है। वही चीज यहाँ कह रहा है कि mRNA अणु में उपस्थित त्रिगुणी संकेत या शब्दों को आनुवांशिक कोड कहते हैं। ठीक है, जो जीवों में न्यूक्लियोटाइड के 3 समूह में अर्थात AAA या ATA या TAT या GCA या CCC या CAG या ACG, ऐसे ही 3 के सेट में क्या होता है, एक संकेत या एक शब्द mRNA अणु में होता है। इसी को आनुवांशिक कोड कहते हैं, जो विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल का संचालन करता है। क्या करता है? विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल का संचालन करता है। ठीक है कि नहीं।
तो एमिनो अम्ल का क्या है? एमिनो अम्ल बेटा देखो जितनी भी ये बॉडी है, बॉडी में जितनी भी क्रिया हो रही सब एक विशेष प्रकार के प्रोटीन द्वारा हो रही हैं और उस प्रोटीन का निर्माण, ठीक है, यह एमिनो अम्ल द्वारा होता है। किससे होता है? एमिनो अम्ल, ठीक है। जैसे दीवार का निर्माण ईंटों से होता है, ईंट ही दीवार के निर्माण की इकाई है, उसी प्रकार से प्रोटीन का निर्माण एमिनो अम्ल से होता है। और एमिनो अम्ल को कंट्रोल या संचालन कौन करता है? आनुवंशिक कोड, अर्थात ये जो तीन तीन ग्रुप के सेट में क्या है, जोड़े हैं, यही एमिनो अम्ल का क्या करती है? संचालन करती हैं। ये ए एडेनिन 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 थायमिन एडेनिन थायमिन एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन एडेनिन, ठीक है। इस तरह से तीन तीन के क्या है, जोड़े में एक कोड, एक शब्द पाए जाते हैं। कहां पर? एमआरएनए अणु में। इसी को आनुवंशिक कोड कहते हैं। और यही जोड़ा, यही आनुवंशिक कोड क्या करता है? जीवों में एमिनो अम्लों का संचालन करता है, ठीक है कि नहीं, किस प्रकार का प्रोटीन बनना है और किस प्रकार का कार्य होना है, ठीक है। इसी को आनुवंशिक कोड कहते हैं। अब यहाँ एक थोड़ा सा नोट मैंने आपको बताया कि सभी जीवों में प्रोटीन्स की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में दरअसल प्रोटीन बहुलक होता है बेटा। एमिनो अम्ल से बना होता है लेकिन ये क्या है? बहुलक है। बहुलक का मतलब ऐसा पदार्थ जिसका निर्माण लाखों अणुओं के मिलने से बना हो। तो प्रोटीन एमिनो अम्ल से बन रही है तो उसमें एक अमीनो अम्ल थोड़ी होता है, लाखों करोड़ों अमीनो अम्ल होते हैं, इसीलिए क्या है? पॉलीपेप्टाइड कहलाता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, ठीक है। तो सभी जीवों में प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में, ठीक है, एमिनो अम्ल के अनुक्रम, ठीक है, एमिनो अम्लों का जो व्यवस्था होती है वो इसी आनुवंशिक कोड के अनुसार होता है। अर्थात किस जीव में किस प्रकार का एमिनो अम्ल, ठीक है, बनेगा और वो अमीनो अम्ल किस प्रकार की प्रोटीन बनाएगी, ये डिसाइड कौन करता है? आनुवंशिक कोड द्वारा ही होता है। और जिससे सारे जीवों की एक ही वंशावली होने का प्रमाण मिलता है, ठीक है दोस्तों। अगर देखा जाए, जैसे आज हम कहते हैं, अगर हम जात की बात करें कि ये तिवारी है, वो दुबे हैं, हम यादव हैं, ठीक है, वो लोहार है, वो सुनार है, ऐसे ही बोलते। आज भले बेशक सारे जीव अलग अलग हैं, सारे जातियां मानव की अलग है, लेकिन सपोज करिए प्रारंभ काल में कोई एक ही मनुष्य पृथ्वी पर आया होगा, उसके 4-6 बच्चे हुए होंगे, फिर वो अलग हो गए होंगे, फिर उनके भी 4-6 बच्चे हुए होंगे, वो भी अलग हो गए। अपनी अलग अलग व्यवस्था बनाने की वजह से कोई ये काम करने लगा, कोई वो काम करने लगा, काम के आधार से क्या हो गया? बाद में अलग अलग जातियां बन गई। तो बेशक आज कोई पटेल है, कोई दुबे है, कोई यादव है, कोई कुछ भी है, लेकिन ये प्रारंभ में सभी, ठीक है, ये आज भले अलग अलग है लेकिन इनका वंश किसी एक ही मनुष्य के द्वारा, किसी एक ही जीव के हुआ होगा, ठीक है। इसलिए वो भले अलग हैं लेकिन उनकी वंशावली का अगर हम ये कोड देखें और अपने में देखें तो सब कहीं ना कहीं सेम। जैसे आपको पता है मनुष्य का विकास बंदरों से हुआ है, तो आज बंदर मनुष्य कितना डिफरेंस हो गया है, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है, ऐसा प्रमाण मिलता है कि बंदर से ही मनुष्य का जन्म हुआ है आदिमानव के रूप में, फिर आदिमानव से हम लोग आए हैं। तो बेशक आज अलग हैं बंदर, आदिमानव, आदिमानव से हम बेशक अलग हैं, कितने डिफरेंस हैं, लेकिन फिर भी उनकी और हमारी वंशावली जो आनुवंशिक कोड की व्यवस्था होती है वो क्या होती है? ये बताती है कि सभी जीव अलग हैं लेकिन उनकी वंशावलियां एक हैं, ठीक है गाइज। तो ये आनुवंशिक कोड क्या था? आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने समझाने का प्रयास किया। सिर्फ इसमें इतना याद रखना, आनुवंशिक कोड माने कोड, कोड जब बात दिमाग है, 3 कोड होता है, ठीक, कहाँ? एमआरएनए अणुओं में, ठीक है, उसी को आनुवंशिक कोड कहते हैं। और इसका काम क्या होता है? मैंने अभी बताया कि सभी जीवों में एमिनो अम्लों का संचालन करना और एमिनो अम्लों का संचालन करके प्रोटीन का निर्माण करना। और प्रोटीन ही क्या करता है? जीव शरीर का निर्माण करके उसमें होने वाली क्रियाओं को संचालित कराता है गाइस, ठीक है। तो आप इसे नोट करें। हम अब स्पेशलाइजेशन ऑफ जेनेटिक कोड अर्थात इसके विशेषता के बारे में हम बताएंगे, ठीक है गाइस। तो नोट करो सभी लोग फटाफट। तो गाइस नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम चलते हैं आनुवंशिक कोड की विशेषता के बारे में बताने। अभी मैंने आपको आनुवंशिक कोड के बारे में, ठीक है, नॉलेज दिया। अब हम स्पेशलाइजेशन ऑफ जेनेटिक कोड के बारे में देखेंगे। स्पेशलाइजेशन ऑफ जेनेटिक कोड क्या क्या इसी विशेषताएं होती हैं, ठीक है, आनुवंशिक कोड की। तो पहला बेटा, यह त्रिक न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, ठीक है, अर्थात यह हमेशा क्या हो? त्रिगुड़ी होता है, 3 के जोड़े में होता है, जैसे ए जी सी ए टी ऐसे ही होता है, ठीक है। दूसरा है, यह अतिव्यापित नहीं होता है। अतिव्यापित का मतलब है कि सिर्फ त्रिगुड़ी ही होगा, बहुत ज़्यादा 4, 5, 6 इस तरह से प्राप्त नहीं होता, ठीक है। यह एक विकृति है। विकृत का मतलब ये है कि जैसे त्रिगुड़ी तो होता ही है, ए या ए टी ए या जी सी ए होता है, लेकिन कहीं कहीं किसी किस्म देखा गया है, ठीक है, ये जोड़ा क्या है? विकृत होता है। विकृत का मतलब है कि 3 के बजाय 3 से अधिक भी, 6 हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं, तो इसलिए इसे कहते हैं कि यह विकृत है। और यह क्रमबद्ध होता है, ठीक है। क्रमबद्ध का मतलब है अगर किसी जीव जैसे ए है, ठीक है, तो उसका एक सिस्टम होता है, एक ऑर्डर होता है, उसी ऑर्डर में ये क्या होते हैं? त्रिगुणित होते हैं,
ठीक है। और इसमें प्रारंभ व समापन कोड होते हैं। प्रारंभ समापन कोड का मतलब जैसे ATA है, GCA है, CCG है, तो प्रारंभ मतलब ये और समापन मतलब ये प्रत्येक प्रकार के जीवों में आनुवंशिक जो कोड होता है उसमें प्रारंभ में क्या होता है और अंतिम में एक विशेष प्रकार के कोड होते हैं, उसी को कह सकते हैं कि इसमें प्रारंभ और समापन कोड होता है। ठीक है। यह व्यापक कोड होता है। ठीक है। व्यापक का मतलब विस्तृत होता है। ठीक है कि नहीं। और यह कामा विहीन होता है। कामा विहीन का मतलब जैसे A लिखा गया, ATA लिखा गया, TAT लिखा और GCA लिखा, तो ऐसा नहीं कि इसमें A कामा होता है इस तरह से। ठीक है। ये इस तरह से नहीं होता। ठीक है। ये कामा विहीन होते हैं। हमेशा जो त्रिगुणी संकेत आनुवंशिक कोड होते हैं इसमें कामा नहीं होता शब्दों के बीच, अर्थात ये कामा विहीन होते हैं। ठीक है गाइज। तो ये आपका क्या हो गया, बोलो, ये मैंने आपको क्या बताया, यह इतना आपको स्पेशलाइजेशन बताया किसकी, आनुवंशिक कोड की विशेषताओं के बारे में मैंने बताया। ठीक है गाइज। दरअसल पेपर में भी ये टिप्पणी के रूप में 1 नंबर या 2 नंबर का आता है, तो आप वहाँ पर इसे क्या करते हैं, डिफिनेशन करने के बाद यहाँ पर इस चीज़ों को वहाँ पर दिखा सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको ये बताया। अब आप इससे भी नोट करें फटाफट, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट हेडिंग जीन अभिव्यक्ति का नियमन चर्चा करेंगे इस पर हम। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए फटाफट, सभी गाइज नोट करें। तो आई होप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो अब हम चलते हैं, जो नेक्स्ट हमारा है जीन अभिव्यक्ति का नियमन। ठीक है। क्या है, जीन अभिव्यक्ति का नियमन। ठीक है। एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बीच में फॉरवर्ड करें। ठीक है। सभी लोग फटाफट लाइक करो वीडियो को। ठीक है गाइज। चलिए देखते हैं हम लोग। अब आता है जीन अभिव्यक्ति का नियमन किसे कहते हैं। ठीक है। अगर इसे नहीं लिख पाए हो वीडियो को पॉज कर दीजिए, रोक लीजिए, रोक करके आप इसे लिख लीजिए। ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं ये देखने जीन अभिव्यक्ति का नियमन। यहाँ सॉरी गलत हो गया है, नियम मैंने लिख दिया है, तो नियमन होना चाहिए। ठीक है। जीन अभिव्यक्ति का नियमन, पहली चीज़ तो यहाँ से ही इसकी डिफिनेशन निकल जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है। नियमन का मतलब यहाँ पर बेटा कंट्रोल है। कंट्रोल का मतलब तो समझ रहे हो ना, नियमन मीन्स क्या होता है, नियंत्रण, जिसे हम कंट्रोल भी कहते हैं। ठीक है। तो किसको, जीन को कंट्रोल किया जा रहा है और कैसे, बोलो, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब क्या है पहले ये समझिए। देखिए मैंने आपको बता रखा था जेनेटिक्स वाले चैप्टर में पहले कि जितने भी शरीर में ये रंग रूप आकार लंबाई चौड़ाई जितने लक्षण हैं, नाक का टेढ़ापन, गोरापन, कालापन, इनको ठीक है व्यक्त कौन कर रहा है, तो इनको व्यक्त करने वाला जीन होता है। ठीक है। जितने प्रकार के जीन हैं आपकी बॉडी में, मैंने कहा एक मानव में अनुमानित जीनों की संख्या 30,000 के पार मानी गई है। ठीक है कि नहीं। और उनमें से लगभग 3,000 ही जीनों की पहचान अभी की जा सकी है। और जिस दिन हम लगभग सभी जीनों के बारे में जान जाएंगे उस दिन मानव के समस्त लक्षण, समस्त रोगों को क्या करेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, नियमित कर लेंगे। ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि जीन, प्रत्येक जीन एक प्रकार के लक्षणों को व्यक्त करता है। ठीक है। अगर उस जीन में गड़बड़ी होगी तो गड़बड़ लक्षण देगा, और अगर वो जीन क्या है, बोलो, अगर बेहतर अच्छा जीन है तो वो अच्छे लक्षणों को देगा। तो ये कहने का ये मतलब है, अभिव्यक्ति मीन्स क्या होता है, अभिव्यक्ति मीन्स होता है अपने आप को रिप्रेजेंट करना, अपने आप को व्यक्त करना, अपने गुणों के अनुसार अपने आप को व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, अभिव्यक्ति कहलाता है। और आपको पता है प्रत्येक जीन एक लक्षण को अभिव्यक्त करता है। ठीक है कि नहीं। तो वही चीज है, सपोज करिए ये कोई जीन है और ये एक लक्षण अभिव्यक्त कर रहा है, मान लीजिए ए। ठीक है। ये ए नामक लक्षण का अभिव्यक्त कर रहा है। अब हम कुछ ऐसा करें कि ये जो जीन है इसकी जो अभिव्यक्ति है, जो लक्षणों का प्रदर्शन है, जो ये अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है, इसको हम कंट्रोल कर लें, नियंत्रित कर लें, तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, जीन अभिव्यक्ति का नियमन कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं, जीन अभिव्यक्ति का नियमन। ठीक है। जैसे ये सक्रिय था तो लक्षण दिखाया, अब हम चाह रहे हैं कि ये लक्षण आपके लिए, मनुष्य के लिए हानिकारक है, तो हम इसको कंट्रोल कर लें कि ये अपना इस लक्षण को दिखाए ना पाए, इसको हम निष्क्रिय कर दें। क्या कर दें, निष्क्रिय कर दें, तो ये लक्षण नहीं दिखा पाएगा और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये क्रिया क्या है, बोलो, जीन अभिव्यक्ति का नियमन है। ठीक है। अर्थात गाइस कि किसी भी विशेष प्रकार के प्रोटीन द्वारा, ठीक है कि नहीं, किसी जीन, सक्रिय जीन को निष्क्रिय कर देना और निष्क्रिय जीन को सक्रिय कर देना क्या कहलाता है, जीन अभिव्यक्ति का नियमन कहलाता है। अरे भाई, नियमन मान नियंत्रण कर लिया आपने जीन जो अपने आप को व्यक्त कर रहा था। ठीक है कि नहीं, उसी को जीन अभिव्यक्ति का नियमन कहते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर मैंने लिखा क्या है, कुछ विशेष प्रकार की डीएनए बंधनी प्रोटीन। ठीक है। कुछ विशेष प्रकार के क्या, डीएनए बंधनी जो प्रोटीन होते हैं,
ठीक है, उनकी सहायता से, ठीक है, उस प्रोटीन की सहायता से हम सक्रिय जीन को निष्क्रिय जीन में, ध्यान देना, सक्रिय जीन को निष्क्रिय जीन, यानी जो जीन क्या है, एक्टिव है, अपने आप को कोई किसी न किसी लक्षण को व्यक्त करता है, उस सक्रिय जीन को निष्क्रिय जीन तथा निष्क्रिय जीन को सक्रिय जीन, ये भी याद रखना, निष्क्रिय जीन को सक्रिय जीन में क्या कर देना, बदल देना, ठीक है कि नहीं, क्या कहलाता है, जीन का लिप्यंतरण कहलाता है, ठीक है, या जीन का लिप्यंतरण की दर को बढ़ाना या घटाना ही क्या कहलाता है, जीन अभिव्यक्ति का नियमन कहलाता है, ठीक है कि नहीं। तो बातें समझ में आ गई होंगी। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कुछ विशिष्ट प्रकार के डीएनए बंधनी प्रोटीन की सहायता से सक्रिय जीन को निष्क्रिय कर देना या निष्क्रिय जीन को सक्रिय जीन में क्या कर देना, बदल देना, या जीन लिप्यंतरण की दर को बढ़ाना और घटाना, ठीक है, बढ़ाने घटाने के क्रिया को ही हम जीन अभिव्यक्ति का क्या कहते हैं, नियमन कहते हैं, ठीक है, जीन अभिव्यक्ति का नियमन कहते हैं। और ऐसे जीन्स को, ठीक है, कैसे जीन्स को, जिसको बढ़ा घटा रहे हैं या जिसको सक्रिय से निष्क्रिय कर रहे हैं, निष्क्रिय सक्रिय कर रहे हैं, ऐसे जीन्स को हम क्या कहते हैं, नियंत्रित जीन्स कहते हैं, अर्थात कंट्रोल जीन कहते हैं, ठीक है गाइस, कंट्रोल जीन, नियंत्रित जीन्स कहते हैं। ये चीजें आपकी कंफर्म हो गई, ठीक है। तो आई होप कि आप ये भी समझ गए होंगे, मतलब अगर पेपर में आता है तो रटना नहीं है ज्यादा, थोड़ा सा यही माइंड लगाइएगा। नियमन माने नियंत्रण, जीन माने जीन का, और अभिव्यक्ति मतलब सक्रिय को निष्क्रिय और निष्क्रिय को सक्रिय करना, ठीक है। तो अर्थात किसी विशेष प्रकार के डीएनए बंधनी प्रोटीन द्वारा एक, ठीक है, सक्रिय जीन को निष्क्रिय जीन करना और निष्क्रिय को सक्रिय कर देना, या जीन लिप्यंतरण दर को बढ़ाने घटाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जीन अभिव्यक्ति का नियमन कहते हैं गाइस, ठीक है। तो इससे भी आप लोग नोट करें, ठीक है, ये भी आप पे एग्जाम में आते हैं, तो आप इससे भी नोट करिए, ठीक है, सभी लोग नोट करें फटाफट। आई होप बेटा आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब आज के इस वीडियो में हम आपको इतना ही पढ़ाते हैं। आप लोग डिमांड करते हैं सर लंबी वीडियो बनाया करिए, डोंट वरी गाइस, अकॉर्डिंग टू टाइम आपका सिलेबस पूरा होगा। दूसरी चीज़ें ये हैं जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वीडियो अपलोडिंग की, ठीक है, वीडियो अपलोडिंग, आप तो पता होगा कि नेटवर्क इतने ख़राब चल रहे हैं कि वीडियो, इसीलिए आपको कभी कभी वीडियो नहीं भी मिल पाता किसी दिन, ठीक है, अपलोडिंग ना होने के कारण। तो नेटवर्क की बेहतर व्यवस्था जैसे ही होगी हम आपको लंबा वीडियो 30, 35, 40 मिनट का देंगे। तब तक जितना भी आपको वीडियो दिया जा रहा है उतने टाइम के लिए आप बेहतर तरीके से तैयारी करें, पढ़ें, नोट्स बनाएं, घर पे रह करके सुरक्षित रहें। और आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।